हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसीसी स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और आज हम लोग रसायन विज्ञान के टॉप 5 एनसीईआरटी क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो मॉडल सेट से है। किससे है? मॉडल सेट से है। तो मॉडल सेट 2 से क्वेश्चन लिया गया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग बात करने वाले हैं और ये है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री से है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बताएं। निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बताएं। तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आप बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, इसमें क्या है? H2S है। तो H2S के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बताना है और F2 का। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वह 1 होता है और इसका विन्यास कितना होगा? 1 होगा। और सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है और इसका विन्यास 2, 8 और 6 होगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि H2S जो है, इसमें जो सल्फर है वह क्या है? केंद्रीय परमाणु है। तो केंद्रीय परमाणु है तो केंद्रीय परमाणु को हम लोग क्या रखते हैं? बीच में रखते हैं। और हाइड्रोजन कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं बन सकता है। तो इसको कहाँ रखेंगे? इसके बगल में रखेंगे। क्या रखेंगे? इसके बगल में और इसके बगल में रखेंगे। और हम जानते हैं कि जो सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया गया। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी हम लोग क्या कर दिया? दर्शा दिया। तो हम जानते हैं कि सल्फर को अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा, क्योंकि इसके ब्राह्मण कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा? सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए इसके पास कितना होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और क्या है कि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी होगा और सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के अस्थायी होगा। तो क्या करेगा? साझेदारी करेगा। ऐसे करके क्या करेगा? ये साझेदारी करेगा। कौन करेगा? तो हाइड्रोजन इस ढंग से क्या कर लिया? साझेदारी कर लिया। और सल्फर को अष्टक को पूरा करना है तो सल्फर क्या करेगा? इस प्रकार से क्या करेगा? सल्फर अपने अष्टक को पूरा करेगा। तो आप देख सकते हैं कि सल्फर का भी 8 हो गया और हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। तो इसको हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उसी प्रकार से हम फ्लोरीन को देखेंगे तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है 9 होता है। तो इसका विन्यास 2 और कितना होगा? 7 होगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। तो इसको अष्टक को पूरा करने के लिए कितना चाहिए? इसको अष्टक को पूरा करने के लिए कितना चाहिए? इसमें 1 और चाहिए, लेकिन मेरे पास फ्लोरीन कितने? 2 हैं। तो यहाँ पर आराम से क्या करेंगे? फ्लोरीन को बना देंगे और इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दर्शा देंगे। 2, 3, 3 2 5, 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। इधर भी दर्शा देंगे 1, 3, 5, 7। अब इसको 8 पूरा करना है तो क्या करेगा? इससे लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 8 हो गया। और इसका जब घटेगा तो क्या करेगा? इससे लेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से ऐसे लेगा, ऐसे लेगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप कि इस अगर देखते हैं कि इस एरिया को अगर देखा जाए तो इस फ्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इस एरिया में देखा जाए, इस फ्लोरीन के पास देखा जाए तो इसके पास भी कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम? ये क्या है? और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में है ना, उपचयन तथा अपचयन होने वाले पदार्थ का पहचान करें। तो आपको पता है कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या जिससे हाइड्रोजन निकलता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण, या उसी को बोलते हैं क्या? उपचयन। और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं क्या? अपचयन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम है। सोडियम में ऑक्सीजन क्या हो गया? जुट गया। तो क्या बन गया? Na2O बन गया। क्या बन गया? Na2O बन गया। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम में कौन जुट रहा है? ऑक्सीजन। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसी का क्या होता है? उपचयन तथा अपचयन होता है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का क्या हो रहा है? सोडियम का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सोडियम का उपचयन हो रहा है। अब यहाँ देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि CO है,
और जब H2 के साथ यह क्रिया किया तो Cu बाहर निकल गया, उसके साथ क्या बना लिया, H2O बना लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें CO में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन निकल गया है। तो जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकलता है तो उसका होता है अपचयन। तो जिससे निकलता है उसी का अपचयन होता है। तो किससे ऑक्सीजन निकल रहा है, तो CO से निकल रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस ढंग से हम बता देंगे कि CO का अपचयन हो रहा है। आज आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, सोदाहरण समझाएं। सोदाहरण का मतलब ये हुआ कि आप उसको एग्जाम्पल सहित आपको बताना है, उदाहरण सहित बताना है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आप देख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराया गया तो क्या बना, सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ये जो आप तीर के इंडिकेट देख रहे हैं ये अवक्षेप का निरूपित करता है कि ये जो है अवक्षेपित हो रहा है, अवक्षेप बन रहा है। तो किसका अवक्षेप बन रहा है, तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बन रहा है। कैसा बन रहा है अवक्षेप, तो सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि सिल्वर क्लोराइड का कैसा अवक्षेप बनता है, तो सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो इसके साथ साथ और क्या बन जाते हैं, सोडियम नाइट्रेट बन जाते हैं। क्या बनते हैं, सोडियम नाइट्रेट। इसके बाद में क्या कहता है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, कहता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एकल विस्थापन है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहेंगे, तो कहता है भाई देख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, या कह सकते हैं कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, उसके यौगिक के विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर उसका खुद स्थान क्या कर लेता है, ले लेता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यही कहता है ना कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर उसका खुद स्थान ग्रहण कर लेता है, तो वैसे अभिक्रिया को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, जो आप एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि Fe है, देखिए Fe है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो Fe है ना, Fe किसके साथ है बताइए, Fe जो है वह किसके साथ है, Fe है, अकेला है आप Fe। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है CuSO4। क्या लिखा हुआ है, CuSO4। तो CuSO4 यानी Fe को जब CuSO4 के विलयन में हम डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि Cu के जगह पर कौन चला जाता है, Fe चला जाता है। और किसको अलग कर देता है, कॉपर को अलग कर देता है। तो इससे हमको यह पता चलता है कि जब भी एक अधिक क्रियाशील क्या करता है ना, एक अधिक जो क्रियाशील होता है वह अपने से कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है, उसके विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे हम आप देख सकते हैं कि जो कॉपर है, कॉपर बेचारा यहाँ पर क्या हो गया, हट करके साइड हो गया और उसके स्थान पर कौन चला गया, Fe चला गया। अतः हम कह सकते हैं कि यह किसका उदाहरण है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो जिंक है वह कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो जब जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट के जब विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन बनता है और किसको बाहर कर देता है, कॉपर को बाहर कर देता है। तो जो यह एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ रहा है वह किसका एग्जाम्पल है, एकल विस्थापन का एग्जाम्पल है। तो आप ऐसे एग्जाम में लेकर के आ जाएंगे तो आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे, इसमें कोई कटौती नहीं होगा नंबर में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, इसमें क्वेश्चन कहता है कि चिप्स की जो थैली में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों भरी होती है। तो हम लोग जानते हैं ना कि जो चिप्स की जो थैली होती है, जिससे प्लास्टिक का थैली होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो चिप्स की प्लास्टिक थैली में से हवा को क्या कर दिया जाता है, हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस क्या कर देते हैं, भर देते हैं, जिसे चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है। जिससे चिप्स का उपचयन क्या होता है, नहीं हो पाता है, जिससे चिप्स का स्वाद काफ़ी दिनों तक क्या रहता है, बना रहता है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप इमेजिन करिए
जो चिप्स होता है थोड़ा सा, लेकिन उसमें हवा बहुत ज़्यादा भरा रहता है। तो चिप्स की थैली से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को निकाल कर उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है, ताकि वो उसका क्या हो, वो ख़राब होने से क्या हो सकता है, बच सके, और उसका टेस्ट जो है, स्वाद जो है, काफ़ी दिनों तक क्या रहता है, बना रहता है। तो उसमें कौन गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए जय हिंद।